Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So we'll start our new lecture of circular motion. So in this lecture we are going to study about centrifugal force. ठीक है, centrifugal force again new term, but in last lectures we had discussed about centripetal force and whatever cases we discussed in the last class, उन सभी cases में we were talking about a constant speed. कि जो भी टर्न ले रहा है इट इज टेकिंग टर्न विद अ कांस्टेंट स्पीड. सो इट वाज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? इट वाज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ऑल दोस केसेस वर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो नाउ हियर वी विल सी अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो क्या है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट इट्स अ सूडो फोर्स. पहली चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा फोर्स कोई एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि सूडो फोर्स एग्जिस्ट करते नहीं. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स. अब कब आएगा ये सूडो फोर्स? कब आता है? ये आता है जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होते हो. व्हेन यू आर सिटिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम और आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताना चाहते हो एंड व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं करते. सो व्हाट वी डू, वी हैव व्हाट वी कैन से, हमने एक नया टर्म ले आए हैं सूडो फोर्स, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आने से जो इफेक्ट आएगा एक्सेलरेशन में उसको जस्टिफाई करेगा. ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब आप न्यूटन्स लॉज लगाते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, यू शुड बी देयर इन अ इनर्शियल फ्रेम. लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना चाह रहे हैं देन सूडो फोर्स आएगा. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ फ्रेम एज वेल एज फोर्स. इट कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ फ्रेम एज वेल एज फोर्स. सो फोर्स का तो सिंपल न्यूटन्स लॉ से हो गया, बट फ्रेम का जो इफेक्ट आता है एक्सेलरेशन पे, उसको अगर आप एज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना चाह रहे हो देन यू विल टॉक अबाउट सूडो फोर्स. ठीक है, तो एक बॉडी में एक्सेलरेशन आया विच वाज बिकॉज ऑफ फ्रेम, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, है ना. जो जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो किसी एक्सेलरेशन से अगर चल रहा है देन यू विल से कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस मच एक्सेलरेशन, क्योंकि आप रिलेटिवली देखोगे, आप अपना एक्सेलरेशन पलट के दोगे. तो एक्सेलरेशन कहां से आया? तो एक्सेलरेशन आया सूडो फोर्स की वजह से. क्लियर है? अब जैसे इस चीज को हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है एंड हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि व्हेन सडनली ब्रेक लगाओ तो हम ऐसे झुक जाते हैं, सडनली एक्सेलरेट करो तो हम ऐसे झुक जाते हैं. व्हाई दिस हैपेंस? दिस इज नॉट बिकॉज सम एक्स्ट्रा फोर्स इज एक्टिंग ऑन अस. जब हमने फोर्स लगाया तो कुछ हम पे नया फोर्स लगने लगा. नो, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोर्स. ठीक है, कोई पेंडुलम अगर कार में लटका हुआ है एंड इफ यू सडनली एक्सेलरेट इट लैग्स बिहाइंड, किसी एंगल पे आ जाता है ना. अगर कोई कार है वो एक्सेलरेट हो रही है तो ये जो पेंडुलम है, मान लो ए एक्सेलरेशन से इफ दिस कार इज मूविंग तो दिस पेंडुलम विल लैग ऑफ, या फिर इट विल मेक एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल. क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इस पे कोई फोर्स, अगर ये ऐसे होता, इसको एक्सेलरेट होना है, दिस इज ऑल्सो देयर इन दी कार, इसको एक्सेलरेट होना है, बट इसके पास वो फोर्स नहीं है इसलिए वो पीछे आ गया. पीछे बेसिकली क्यों आया है वो? बिकॉज यहाँ पे देखो आप, अगर हम बात करें दिस कार इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे एक पेंडुलम था, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है. ठीक है, क्या ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो पाएगा विद दैट कार? नो. कब होगा? अगर ये ऐसे हो जाता है बेंड देन mg टेंशन का ये कंपोनेंट क्या करेगा, let's say this is theta, then this t sin theta will provide this pendulum a force in forward direction. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, because there was a lag of force, तो वो पीछे रह गया. हम पीछे क्यों रह जाते हैं जब एक्सेलरेट होती है सडनली गाड़ी? because the rest of the body is moving with that body but upper part of body को कोई फोर्स नहीं मिला, so ये पीछे रह गया. अब वो एक्सेलरेशन कहां से लाएगा अगर उसके पास फोर्स नहीं है? तो अगर इसके पास फोर्स नहीं है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कैसे लाएगा? तो ये एक्सेलरेट नहीं हो पाया तो ये पीछे छूट गया. कार एक्सेलरेट हो गई तो वो आगे चली गई. तो अब व्हेन यू आर सिटिंग इन दिस फ्रेम व्हिच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, नाउ यू वांट टू जस्टिफाई द स्टेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कि व्हाई इट इज at the angle of theta with vertical, why it is at this angle of theta, at this angle theta with vertical. तो इसमें बैठोगे तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप बोलोगे कि इस पे एक फोर्स लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू यू. अगेन जब आप ए एक्सेलरेशन से जा रहे हो तो ये ऐसे है ना, व्हेन कार इज मूविंग विद ए एक्सेलरेशन ये ऐसे ही चलता रहेगा. हाँ, ये अलग बात है कि हम जब कार में बैठे होते हैं तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चल पाते हैं.
सडनली ब्रेक, एक्सेलरेटर हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर, और बहुत फ्रीक्वेंटली वी अप्लाई ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से हम नहीं चल पाते हैं, सो ये चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट आप कभी अब जब कार में ट्रैवल करो तो देखना, या फिर व्हेन यू आर सिटिंग इन अ बाइक तब भी ऐसे होल्ड कर लो एक, और सडनली देखना व्हेन यू एक्सेलरेट ये पीछे झुक जाएगा, सडनली इफ यू अप्लाई ब्रेक ये ऐसे झुक जाएगा। तो व्हेन यू आर इन अ ग्राउंड फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रेम ऑफ कार फ्रेम, दोनों से अगर आपको जस्टिफाई करना है, हाउ विल यू डू इट? ग्राउंड फ्रेम से क्या दिख रहा है? ग्राउंड फ्रेम से एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्या दिख रहा है कि भाई अ पेंडुलम इज बेंट at angle theta and it is moving with acceleration a, because everything which is there in the car is moving with acceleration a. It means that pendulum is also moving with acceleration a but it is bent at an angle theta. अब यहाँ पे क्या है? mg tension and it is moving with acceleration a. So इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। क्या होगा इसके लिए कंडीशन? F net is equal to ma. F net is equal to ma. तो यहाँ पे this is angle theta, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा F net which will be equal to ma. So this is force 1, force 2 and this is net force which is going to be equal to ma, acceleration of this car. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेंशन mg and this is net force. First force plus second force is equal to net force. This is theta. यहाँ से I can write T mg ma. I can write tan theta is equal to a by g. ठीक है। अब अगर आप कार फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हाट यू विल से? आई एम सिटिंग इन अ कार विच इज एक्सेलरेटिंग विथ ए, ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू मी दिस पेंडुलम इज एट इक्विलिब्रियम, एवरीथिंग इन द कार इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है ना, साइड वाला कहीं नहीं जा रहा, सीट कहीं नहीं जा रही, विंडो इज एट द सेम प्लेस, तो मेरे से कुछ भी दूर नहीं जा रहा, इट मींस एवरीथिंग इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। अब कार में क्या हो रहा है? हम भी व्हेन कार इज गेटिंग एक्सेलरेटेड हम भी ऐसे हैं, पेंडुलम भी ऐसा है और सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ऐसे हैं, पेंडुलम ऐसा है और पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे क्या है? व्हेन यू वांट टू जस्टिफाई सिटिंग इन द कार, क्या बोलोगे आप कि दिस पेंडुलम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। तो फोर्स लगा दो उस पे, mg टेंशन। अब ये रेस्ट में है तो कैसे रेस्ट में हुआ? यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो जैसा तो दिख नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है? आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो, तो इसलिए आपको एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इधर है तो आप फोर्स इधर लगाओगे, कितना? इक्वल टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम ma। सेम ही ट्रायंगल बन गया भैया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T mg ma। फर्स्ट फोर्स, सेकेंड फोर्स, थर्ड फोर्स, तीनों मिलके हो गए जीरो, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आके रुक गए। तो ये सेम हमारे पास फिर से डायग्राम सेम बन गया ऑफ द बॉडी, एंड हमारे पास क्या है कि इसका जो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट है वो जीरो है, और इसी केस में सेटिस्फाई हो सकता है। मान लो यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा होता, अगर ये पेंडुलम वर्टिकल होता, क्या ये बैलेंस हो पाता? नहीं। लेकिन ये केस तो होता ही नहीं ना, व्हेन यू आर सिटिंग इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो पेंडुलम है वो तो बेंड होगा ही होगा, हमने ये फील किया है। तो ये था सूडो फोर्स, फिर से रिवीजन भी हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं रिवीजन भी हो गया, अच्छी बात है। अब आते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो अ सूडो फोर्स। तो जैसे हमने देखा कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है? देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कॉजिंग increase or decrease in speed, and there is a force which is causing change in direction. क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो क्या होगा? सेंट्रीपेटल फोर्स होगा एंड टेंजेंशियल फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो देन देयर विल बी ओनली अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इस जगह पे हो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, इधर होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यहाँ पे हो तो इधर होगा, यहाँ पे हो तो इधर होगा। ठीक है? एक चीज और, जब आप जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, योर स्पीड इज कांस्टेंट, योर एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कितना आएगा? इफ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v इन द सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इस पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन कितना है? v स्क्वायर बाई r, इतना ही है ना, क्योंकि देयर इज ओनली सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे
speed and magnitude of acceleration is constant but velocity is variable, velocity is changing, acceleration is also changing। पहले ये डायरेक्शन था, फिर ये डायरेक्शन हुआ, फिर ये डायरेक्शन हुआ, फिर ये डायरेक्शन हुआ। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो ये जस्ट मैंने बताया आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, इसमें सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आप अगर इस फ्रेम में बैठ जाओ, इफ यू आर सिटिंग इन दिस फ्रेम जो कि यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे यू विल अप्लाई अ सूडो फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सो इफ यू आर हियर you will apply a force in this direction on every object you are observing। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mass of that body and acceleration of this frame। if you are here you will apply a force on that body in this direction, if you are here you will apply a force on that body in this direction, if you are here you will apply a force in this direction on that body, and वो force क्या है, that force is pseudo force। why you are doing this, because when you are sitting in this frame it is moving in a circular path, and जब कोई भी frame सर्कुलर पाथ में होगा then definitely there is going to be a force, there is going to be a definitely there is going to be a force। और अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो फिर that force will be in radial direction, है ना। इस केस में क्या है, the force is neither radial nor tangential, ये कुछ बीच में है। तो अगर आप इस फ्रेम में बैठोगे then you will apply a pseudo force on every body you are observing opposite to this direction of force। ए नेट का या एफ नेट का डायरेक्शन ये होगा। सो ये अप्लाई अ सूडो फोर्स ऑन एवरी बॉडी आर ऑब्जर्विंग जब आप इस जगह पे हो, लेकिन जब आप इसमें हो तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसी का करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेफिनेशन लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स caused by a frame। Centrifugal force is a pseudo force caused by a frame moving in a uniform circular motion, caused by a frame moving in a uniform circular motion। क्लियर है ये चीज। तो जब आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो कैसा लगेगा ये फोर्स, मान लो यहाँ इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है आप, तो ये फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इट विल बी ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन when you are in a frame which is there in uniform circular motion, उस पे हमेशा एक फोर्स होगा towards center या radially inward। तो pseudo force due to this frame या फिर आप बोल लो centrifugal force। centrifugal force जो है डेफिनेशन लिखवाया अभी, it is a pseudo force caused by a frame in a uniform circular motion। तो अब क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा कैसा है, रेडियली इनवर्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। एंड ये कब लगेगा, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट व्हाइल सिटिंग इन दिस फ्रेम। आप जब इस फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो तब आप सूडो फोर्स की बात करोगे। इफ यू आर सिटिंग इन ग्राउंड फ्रेम तब आप नहीं बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या एक सच में फोर्स है, नो सच में ये एक फोर्स नहीं है। मैंने बताया था सूडो फोर्स कब आता है, जब वहां पे लैक ऑफ फोर्स हो, जब हम जब एक ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जहां पे जो फ्रेम एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो वहां पे हमको कुछ ऐसी चीजें होती दिखेंगी जो कि हम फोर्स की हेल्प से, जो एक्चुअल फोर्सेस है उसकी हेल्प से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। जैसे हम कार में बैठे, दैट पेंडुलम वाज बेंट। नाउ मुझे लग रहा है कि बेंड क्यों हुआ, व्हेन आई एम सिटिंग इन द कार आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई कि व्हाई दिस पेंडुलम इज बेंट। इधर टेंशन है, इधर mg है और ये इधर झुका हुआ है एट थीटा, और मुझे बिकॉज आई एम सिटिंग इन द कार मुझे ये रेस्ट में भी दिख रहा है। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे। पहली चीज ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज देयर वाज नो फोर्स, उसके पास कोई फोर्स नहीं था कि वो एक एक्सेलरेशन से आगे जा पाए, इसलिए वो लैग हो गया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इफ यू वांट टू डिफाइन या जस्टिफाई इन टर्म्स ऑफ फोर्स, आप क्या करोगे, इस पे एक सूडो फोर्स लगाओगे। आई एम सॉरी, सूडो फोर्स MA, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो आप इस पे एक सूडो फोर्स लगाओगे एंड देन यू विल जस्टिफाई इट। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम में हो तब
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या है भाई, वी हैव अ पेंडुलम जिसपे mg लग रहा है, टेंशन लग रहा है, एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ma, नो प्रॉब्लम, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज सून एज यू आर गोइंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो फिर उस केस में टू जस्टिफाई दिस सिचुएशन कि ये पीछे बेंड भी हुआ है, इट इज एट इक्विलिब्रियम आल्सो, व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सूडो फोर्स। तो सिमिलरली जब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम, कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा है, इट इज एक्सेलरेटेड विथ व्हाट एक्सेलरेशन, mv square by r, with what acceleration, sorry, mv square by r नहीं, v square by r, this frame is accelerated with the acceleration v square by r, so I apply a force mv square by r on every body which I am observing, कब, जब मैं ऐसे फ्रेम में बैठी हूं which is accelerated in uniform circular motion। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स का रिएक्शन है, नो, सूडो फोर्स है ये तो ये जस्ट जो लैग ऑफ फोर्स है, अगर आप एक लैग ऑफ फोर्स को डिफाइन करना चाहो तो उसमें आप सूडो फोर्स की बात करो, इट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, नो, सेंट्रीपेटल फोर्स खुद ही वो एक फोर्स नहीं है, तो हाउ कैन यू डिफाइन द रिएक्शन ऑफ दिस फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, क्या वो एक अलग से नया फोर्स है लाइक टेंशन और नॉर्मल और फ्रिक्शन, नो, वो क्या है, इट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये बहुत पहले भी बताया था आपको कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, एक बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमने उसको, बिकॉज ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, हमने इसको एक नया नाम दे दिया, बट इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। अगर आपके पास कोई फोर्स है टेंशन, देन देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ टेंशन, देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ नॉर्मल, देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट सेंट्रीपेटल फोर्स खुद एक फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो जब वो खुद एक फोर्स नहीं है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स टुवर्ड सेंटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ frame which is moving in a circular path in uniform circular motion। अब यहाँ पे when you are there in non uniform circular motion, आपका फ्रेम एक non uniform circular motion में है, तब सूडो फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स will be net force, है ना, क्योंकि वहां पे टेंजेंशियल फोर्स भी है, रेडियल फोर्स भी है, तो आप उन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, है ना। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी है, तो भी आप अगर सिर्फ इसकी वजह से सूडो फोर्स लगा रहे हो ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सिर्फ इस एक्सेलरेशन की वजह से, ओनली द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, इफ यू आर अप्लाइंग या फिर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सूडो फोर्स बिकॉज ऑफ ओनली दिस एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम, देन दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप नेट एक्सेलरेशन की वजह से सूडो फोर्स लगा रहे हो, दैट इज नॉट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज रेडियली इनवर्ड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज रेडियली इनवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड। अब इसका एग्जांपल, तो जैसे अगर आप पेंडुलम वाला ही केस लो, सो इफ यू आर सिटिंग इन अ कार व्हिच इज टेकिंग टर्न, इफ यू आर सिटिंग इन अ कार व्हिच इज टेकिंग टर्न, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से आप बेंडिंग देखोगे। अगेन जो अगली बार कभी कार में बैठो तो एक पेंडुलम या फिर एक रस्सी में एक पत्थर लटका के उसको लेके बैठना, एंड देन ऑब्जर्व इट व्हेन यू आर टेकिंग अ सर्कुलर टर्न। तो यहाँ पे अगर कोई कार जा रही है, ठीक है, विथ स्पीड v एंड दिस इज द रेडियस r, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, दिस पेंडुलम विल बेंड एट एन एंगल थीटा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए अगेन सी इट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, जैसे ये हमने कैसे बोला ये चीज, सो व्हेन यू आर टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, आप खुद फील करते होगे कि आप इस साइड झुक जाते हो, एंड इफ यू हैव अ वेरी हाई स्पीड, अगर कार की स्पीड बहुत ज्यादा है तो पूरे एकदम ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है, और कार के साथ जाने लगते हैं।
अगर इस साइड टर्न ले रहे हो तो ऐसे रुक जाते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया हुआ है। और फिर दैट एज ऑफ द कार या फिर सरफेस ऑफ द कार पुशेस यू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन हमें एक सर्कुलर टर्न में टर्न करना था, हम v स्पीड से जा रहे थे, ठीक है, v स्पीड से जा रहे थे, हमें सडनली ऐसे टर्न होना था, तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, बट वी डिडंट हैव दैट फोर्स। तो क्या हुआ, हम इसी डायरेक्शन में चले गए और कार ऐसे जाने लगी। तो हम कार की जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कार की सरफेस है मान लो, तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन व्हेन कार वाज टेकिंग टर्न, तो कार ने टर्न लिया और हम नहीं ले पाए। सो क्या हुआ, हम कार के सरफेस की तरफ झुक गए। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद कार की सरफेस ने हम पे नॉर्मल लगाया, विच प्रोवाइडेड अस द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। तो बेसिकली फिर हम कैसे टर्न किए, अगर वहां पे कार का एज नहीं होता, कार की सरफेस नहीं होती, तो हम कार से बाहर गिर जाते। बट विद दैट कार फाइनली वी हैड टेकन द टर्न ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना हम कार से बाहर निकल गए, फाइनली हमने कार में टर्न लिया। व्हाई, बिकॉज नाउ व्हेन वी आर इन द कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द कार, वो कार हम पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द center of that turn, and then we have a necessary centripetal force towards the center, and now we are able to take the turn। ठीक है, तो जब तक हमारे पास अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो क्या होता है, we move radially outward, हमारी टेंडेंसी होती है रेडियली आउटवर्ड जाने की। जैसे यहाँ पे अगर आप ये पाथ देखो तो यहाँ पे कार है, या फिर ये एग्जांपल नहीं, हम लोग एक ट्यूब वाला एग्जांपल लेते हैं, ये भी ट्राई करने की कोशिश करना। इफ यू हैव अ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट ट्यूब, इसमें यहाँ पे कॉइन रख दो या एक स्टोन रख दो, एंड नाउ ट्राई टू रोटेट इट, इसमें कुछ रस्सी बांध दो लंबी सी, एंड देन ट्राई टू रोटेट इट। यू विल ऑब्जर्व कि ये जो कॉइन है वो कुछ देर बाद इसके एज पे दिखेगा, तब तक ये ट्यूब शायद यहाँ पहुंच चुकी होगी, है ना, ये ट्यूब शायद यहाँ पहुंच चुकी होगी। सो ट्यूब का मोशन क्या है, ट्यूब का मोशन बेसिकली कुछ इस तरीके से है, ठीक है, हम ट्यूब को घुमा रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी जैसे मैंने इस ट्यूब को घुमाने की कोशिश की, तो इस पे क्या होगा, दिस सरफेस विल अप्लाई अ नॉर्मल फोर्स हियर। तो इस ट्यूब के साथ दिस कॉइन आल्सो हैव सम वेलोसिटी, तो ये इधर जाएगा, बट इसको टर्न होना है। टर्न होने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टू दी ट्यूब, बट इस पे कोई सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है। देखो यहाँ पे कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो यहाँ कुछ फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, देयर इज ओनली फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो वो कैसे टर्न ले पाएगा, तो इसलिए क्या होता है कि ये इसकी वेलोसिटी इस साइड थी, तो इसी साइड रहती है वेलोसिटी, तो ये फाइनली यहाँ पहुंच गया, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंचा रेडियली आउटवर्ड, ये देखो बाहर स्लिप हो रहा है रेडियली आउटवर्ड, फिर यहाँ पहुंच गया सेंटर से और दूर, फिर यहाँ पहुंच गया सेंटर से और दूर, और फिर यहाँ पहुंच गया सेंटर से और दूर। तो जब यहाँ पे पहुंचा तो फिर क्या होने लगा, ऐसा लगने लगा नॉर्मल, तो फिर नॉर्मल का थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट इधर आने लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं समझना है। पहले क्या हुआ, इट वाज लाइक दिस, तो हमने जब इसको सडनली रोटेट करने की कोशिश की टू दिस ट्यूब, a normal force is acting on this coin, so it has gained some velocity. Now because there is no force which can make this coin to turn for the circular motion, तो क्या होगा, it will keep on moving like this, तो it will go here, here and then here and then here, so it is moving away from the center, so basically radially outward, radially outward. So this object is moving radially outward. Now if we are sitting in this frame, if we are sitting in this frame of this tube, what we'll say that a radially outward force कितना mv square by r is acting on this object, and because of which it is moving radially outward. Clear ये चीज? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब lack of centripetal force जब हो, जब आपके पास necessary centripetal force ना हो, then we move radially outward. Clear ये चीज? जैसे आप जब बाइसिकल में भी जा रहे होते हैं, तो अब वहां पे क्या होता है, जब टर्न्स आते हैं तो हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं। ठीक है, टर्न्स पे बहुत केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने फील किया होगा कि हम या तो कभी जो टर्न के इनसाइड वाला पार्ट जो है, इनवर्ड वाला जो पार्ट है, कभी हम उधर स्लिप हो रहे हैं, कभी कभी जो टर्न का आउटसाइड वाला पार्ट है हम उधर स्लिप हो रहे हैं। जनरली जब स्पीड कम होती है तब हम इधर मुड़ने लगते हैं, जब स्पीड ज्यादा होती है तो हम बाहर जाने लगते हैं। तो उसका रीजन भी क्या है, तो भाई लेट्स से हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड वाला केस है, तो उसमें क्या होगा, बैंकिंग ऑफ रोड वाले केस में हमारे पास n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आता है।
n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आता है। तो उस केस में क्या है कि जब आपके पास n sin थीटा इज फिक्स्ड, n sin थीटा तो फिक्स होगा ना, एक बार जब सरफेस बन गई और आपका जो बाइसिकल प्लस योर मास, तो n भी वहां पे फिक्स हो गया, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ये क्या हो गया, दिस थिंग इज फिक्स्ड नाउ। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है, इट्स वर्क इज टू change the velocity, its work is to change the velocity, basically it is changing the direction. So now this force is fixed, this force is fixed, मतलब centripetal force is fixed, centripetal acceleration is fixed, इसका मतलब change in velocity, acceleration is what, change in velocity divided by time, तो change in velocity is fixed, ठीक है, कि इतने टाइम में इतना ही change in velocity होगा। Now if your velocity is less, अभी हम कर्वेचर बना के दिखाते हैं कि लेट्स से योर वेलोसिटी वाज लेस, आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है, लेट्स से वो कम है, तो अब क्या होगा, पहले यहां था, थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, ये वेक्टर की लेंथ आई एम मेकिंग इट सेम, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो थोड़ी देर बाद कैसे हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद, और उसके बाद, ठीक है, तो यहां पे कैसा कर्वेचर बन रहा है, कर्वेचर इज मोर, और जब वेलोसिटी छोटी है तो कर्वेचर इज स्मॉलर, यहां पे कर्वेचर बड़ा है, यहां पे कर्वेचर छोटा है, क्लियर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ योर वेलोसिटी इज लेस, इफ दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स आपका कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो जब आपका फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब दिस इज आल्सो कांस्टेंट, तो अगर उस कांस्टेंट फोर्स के लिए चेंज इन वेलोसिटी तो सेम ही होगा, यहाँ पे हमने चेंज इन वेलोसिटी सेम लिया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इफ योर स्पीड इज मोर, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो बी मोर, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट ही रखना है ना, अगर आपकी स्पीड कम है देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल आल्सो बी लेस, क्योंकि आपके पास फोर्स फिक्स्ड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो डॉग एंड चेन वाला एग्जांपल, अगर वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो आपको उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मेक इट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इफ योर स्पीड इज मोर, अगर आपके पास आपका फोर्स कांस्टेंट है और स्पीड अगर आपकी ज्यादा है तो आप एक बड़े कर्वेचर में घूमेंगे, इफ योर स्पीड इज लेस एंड योर फोर्स इज कांस्टेंट तो आप एक छोटे कर्वेचर में घूमेंगे, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, if this is more this is going to be more, if this is less this is going to be less। इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिकली इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू अ फ्रेम व्हिच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यू कैन से इट इज अ सूडो फोर्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, इट इज अ सूडो फोर्स बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। टेंजेंशियल का सूडो फोर्स नहीं लेना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रेम। क्लियर है ये चीज। अब इसको हमने नया नाम इसलिए भी दिया क्योंकि बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे हम लोग घर में टू सेपरेट दी बटर एंड मिल्क, उसमें क्या है, दैट रॉड हैज सम प्लेट्स ऑन इट, छोटी छोटी उस पर क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, और फिर वो क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है, तो इट इज रोटेटिंग विद सम स्पीड। सो जो मिल्क है वहां पे वो उसके साथ रोटेट हो गया, लेकिन जो बटर है इट इज नॉट अटैच्ड टू द प्लेट्स ना, वो प्लेट्स के साथ अटैच्ड तो नहीं है। सो क्या होगा, इसके इट हैज अ लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उस सर्कल में घूमने के लिए उसके पास कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, बिकॉज दैट बटर इज नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। तो क्या होगा, इट विल, बिकॉज इट हैज अ लैक ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सर्कल में नहीं घूम पाएगा एंड वो रेडियली आउटवर्ड निकल जाएगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा, तो सारा का सारा जो बटर है वो एज पे कलेक्ट हो जाता है, एंड दैट वे वी आर एबल टू सेपरेट दी मिल्क एंड बटर, ठीक है। तो ये इसी के नाम पे हम सेंट्रीफ्यूज करके मशीन्स वगैरह यूज होती हैं। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से जो सूडो फोर्स आ रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका जो बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन की वजह से टर्निंग ऑन दी सर्कुलर पाथ। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हेन वी हैव सर्कुलर टर्न्स ऑन रोड, तो वहां पे हम लोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड।
So now we'll see when we have both these cases. तो सबसे पहले तो एक बार और देख लेते हैं, जब बैंकिंग ऑफ रोड है तब क्या होगा, बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो इसमें क्या है, इफ द रोड इज लेवल्ड तो वहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रिक्शन कब चाहिए, जब कोई और फोर्स वहां पे नहीं है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इफ यू आर ट्राइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। सो जब आप यहाँ पे v स्पीड से जा रहे हो, व्हेन योर कार इज मूविंग विद स्पीड v, लेट्स से अभी कार यहाँ पे है एंड इट इज मूविंग विद स्पीड v, तो अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो सीधा क्या जाएगी, सीधा इट विल गो लाइक दिस। सो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ योर सर्कुलर रोड, तो देखो रेडियस यहाँ पे जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर इट इज इंक्रीजिंग। तो अगर वहां पे कोई फोर्स नहीं है टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल, ये रोड आपकी ऐसे कंटिन्यू हुई और आप इधर निकल गए ना बाहर, तो योर कार इज स्लिपिंग आउट, स्लिपिंग रेडियली आउटवर्ड, योर कार इज स्लिपिंग रेडियली आउटवर्ड। आप कार रेसिंग के वीडियोस देख सकते हो, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपका ऐसे सर्कुलर टर्न है, ठीक है, तो कार क्या होती है, ऐसे बहुत स्पीड से जब कार जा रही होती है, रेसिंग कार्स तो बहुत स्पीड से जाती हैं, तो जब कार जा रही होती है ध्यान से देखना कि ऐसे उनके जो व्हील्स है वो ऐसे कार ऐसे स्लिप करके दिखाई देती है आउटवर्ड, और फिर जाके टॉपल भी हो जाती है कई बार। सो टॉपलिंग वाला केस अगेन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन रोटेशनल मोशन। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये कार को ऐसे टर्न लेके जाना था लेकिन ऐसे नहीं गई, वो ऐसे स्लिप हो गई, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में स्लिप हो गई। तो अब यहाँ पे क्या है, जब ये स्लिपिंग वाली सिचुएशन आएगी तो फिर इसमें बिकॉज इट इज स्लिपिंग रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, रेडियली इनवर्ड। फ्रिक्शन कैसा लगेगा, रेडियली इनवर्ड, मतलब टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर फ्रिक्शन विल एक्ट एंड इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नाउ वील हैव F is equal to mv square by r, centripetal force is equal to mv square by r. Now if you have more velocity, it means you need more force towards center, it means friction will increase, because friction is self adjustable, it will increase, but it can increase up to a maximum value, उसकी भी कोई लिमिट है, it cannot go beyond that limit. So what we'll do, up to a fixed value we can increase our speed, because after that speed if we increase then centripetal force will not be sufficient and will slip off the road. तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को हम मैक्सिमम वेलोसिटी बोल देंगे, बिकॉज आफ्टर दैट वी शुड नॉट इंक्रीज द स्पीड इफ वी वांट टू बी अलाइव। क्लियर? तो अगर आपको जिंदा रहना है देन डोंट गो बियॉन्ड दैट स्पीड। सो वील फाइंड आउट दैट स्पीड, अगर जिसको मरना है वो उस स्पीड के आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी हैव मैक्सिमम स्पीड फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कितना होगा, म्यू इंटू एन। एन क्या है यहाँ पे, एम जी, बिकॉज रोड इज लेवल्ड, रोड इज लेवल्ड मतलब एन एम जी। क्लियर? सो म्यू एन इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर। वी मैक्स यहाँ से हमारे पास क्या आया, इसको हमने लिख दिया म्यू एम जी, और ये आया हमारे पास वी मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। ये बिल्कुल किया हुआ है। सो हमारी वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी फॉर सेफ टर्निंग। अगर बैंकिंग है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, वैसे इतनी ज्यादा बैंकिंग कभी नहीं होती, कोई भी रोड्स इतने ज्यादा एंगल पे कभी बैंक नहीं होती, बट हियर वी आर डूइंग जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। सो अब यहाँ पे क्या है, रोड ऐसे थी, ऐसे टर्न्स थे, हमने उसको क्या किया कि फ्रिक्शन अगर नहीं है तो हमें सेफ रहने के लिए हमने उसको थोड़ा सा बैंक कर दिया। सो नाउ दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। सर्कल तो अभी भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अराउंड ही घूम रहा है ना। सर्कल जो हमारा बन रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल ही है, बट हमने बस क्या किया, बैंक किया रोड को, सो दैट द नॉर्मल फोर्स विल एक्ट एट एन एंगल एंड वी कैन हैव अ कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल जिसके अराउंड वो घूम रही है कार। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर सर्कल। अब यहाँ पे अगर हम कार का फिर से डायग्राम बनाएं, सो वी आर गोइंग टू हैव, इट इज मूविंग विद स्पीड v, इस सेंटर का रेडियस, सर्कल का रेडियस है r, दिस बैंकिंग इज थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, n mg एंड वी विल से n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। दिस इज थीटा, थीटा एंगल पे हमने बैंक किया, सो दिस इज थीटा। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा, तो
ये भी थीटा, एंड दिस इज थीटा, ठीक है, थीटा 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 90 माइनस थीटा थीटा। तो n sin theta is equal to mv square by r, n cos theta is equal to mg, and again we have v is equal to root rg tan theta. V is equal to root rg tan theta. Now in this case force is fixed. Force towards center is n sin theta which is fixed. Normal is fixed, theta is fixed. So in this case force is fixed. तो अगर आपके पास ये केस है तो आप सिर्फ इसी स्पीड पे, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, देन यू कैन टेक दैट टर्न विथ स्पीड ऑफ 10 ओनली। आप 10 से ज्यादा करोगे तो आपका फिर खत्म। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इस स्पीड से जा रहे हो देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक टर्न। Here we have a range of speed. Why? Because here we have a range of force which can act in the direction towards center, but here we have a constant force. तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से मैंने स्पीड इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, मैंने इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो क्या है, दिस थिंग इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्लियर है। तो अगर मैंने इसको बढ़ाया तो इसका मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। जब भी हम ज्यादा स्पीड से चलते हैं वी स्लिप रेडियली आउटवर्ड, वी स्लिप रेडियली आउटवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू है mv स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपेटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r इफ दिस इज अ कांस्टेंट, ये अगर एक कांस्टेंट है, एंड इफ यू इंक्रीज योर स्पीड, इफ यू इंक्रीज योर स्पीड तो इसको तो कांस्टेंट रखना है ना, ये तो कांस्टेंट रहना है, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कल। तो अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, इफ यू इंक्रीज योर स्पीड, तो अगर आप रेडियली आउटवर्ड आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट हुआ, वॉट एवर इंक्रीमेंट हैज हैपेंड इन दी numerator, same increment if you do in the denominator, this will get cancelled and again you will get a constant force which is equal to this. So for more speed you can take a turn in greater radius. If you increase your speed you can take a turn in greater radius, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा बढ़ा दो तो रेडियस इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप रोड के बाहर निकल जाओगे, that is a different case. But if you slightly increase your speed, तो रोड तो थोड़ी सी क्या होती है, वाइड ही होती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि only one vehicle can go, थोड़ा सा बाहर साइड जाकर के भी यू कैन टेक अ टर्न, बट दैट इज रिस्की, क्योंकि आगे से अगर कोई गाड़ी आएगी तो आपको ठोक देगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इफ यू इंक्रीज योर स्पीड बाय अ लिटिल अमाउंट, तो आप एक ग्रेटर सर्कल से, ग्रेटर रेडियस से यू कैन टेक द टर्न, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन शुड बी satisfied if you are taking turn. तो if you increase your speed by a little you can take turn with a greater radius, क्लियर है चीज। बट हमें क्या करना है, हमें तो अपने साइड से चलना होता है ना, ट्रैफिक रूल्स, सो हम वो नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। बट अगर आपकी लिमिट से बाहर हो गई तो इट्स ओके, यू कैन टेक अ टर्न विद ग्रेटर रेडियस। इफ यू डिक्रीज योर स्पीड, इफ यू डिक्रीज योर स्पीड तो फिर क्या होगा, इफ यू डिक्रीज योर स्पीड, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विच इज अ कांस्टेंट, इसको अगर आपने डिक्रीज किया, इसको भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। या फिर यू कैन से कि इफ यू हैव a speed smaller than rated speed, this is the rated speed, if you have speed smaller than rated speed then you can take turn in a smaller circle, you can take turn with a smaller radius। but क्या होता है, जब हम टर्न ले रहे होते हैं, मान लो इस साइड वाला टर्न है, इस साइड वाला टर्न अगर है तो आई एम ऑलरेडी एट द एज ऑफ द रोड, आई एम ऑलरेडी एट द एज ऑफ द रोड, विच एज, इनवर्ड वाला एज, इनसाइड वाला एज, ठीक है। आई एम ऑलरेडी एट द एज ऑफ द रोड, सो अगर हम और छोटा सर्कल बनाने की कोशिश करें तो हम कचरे में चले जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आप एक इस साइड वाला टर्न ले रहे हो तो इसमें हमें इस एज से जाना होता है। अगर आप मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो, ये वाला टर्न अगर हमें लेना है तो दिस एज इज फॉर द कमिंग व्हीकल्स एंड दिस एज इज फॉर अस, तो हम उस केस में थोड़ा सा इधर होके जा सकते हैं, बट अगेन दैट इज रिस्की, क्योंकि अगर आगे से कुछ व्हीकल आ रहा है तो फिर इट विल बी डेंजरस। तो यहाँ पे इफ यू डिक्रीज योर स्पीड, तो आप छोटे रेडियस में ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये जिस रेट से वेलोसिटी को चेंज करेगा, ये जिस रेट से वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा दैट इज फिक्स्ड, है ना, ये जिस रेट से वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा दैट इज फिक्स्ड। तो अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये तो उतने से ही चेंज करने वाला है, ठीक है। तो अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है तो आपको उस रेडियस में घूमने के लिए ज्यादा फोर्स से हमें
टर्न करना चाहिए था, ज्यादा फोर्स हमें लगाना चाहिए था टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट यहाँ पे फोर्स तो हमारे पास कम ही है ना, तो हम उतना चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वी विल मूव इन अ ग्रेटर सर्कल। ठीक है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। तो अगर हमारी वेलोसिटी ऐसे चेंज होने वाली थी बट हमारी वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए वो इतना चेंज नहीं हो पाएगी, वो कुछ ऐसे चेंज होगी, सो वी विल मूव इन अ ग्रेटर सर्कल। इस केस में आपकी वेलोसिटी ऑलरेडी कम है और आप अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, तो आपका जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, वो ज्यादा टर्न कर देगा एंड यू विल मूव इन अ स्मॉलर रेडियस। ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा रेडियस, इसमें और बड़ा रेडियस। सो दिस इज फॉर रेटेड स्पीड, दिस इज फॉर स्मॉलर स्पीड एंड दिस इज फॉर लार्जर स्पीड। तो रेटेड स्पीड के लिए आप प्रॉपरली उस रेडियस में चलोगे। इफ यू हैव अ स्मॉलर वेलोसिटी, फोर्स तो उतना ही लग रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको ज्यादा घुमा देगा। अगर आपकी ज्यादा स्पीड है तो वो उतना डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, सो आप बड़े रेडियस में चलोगे। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे टू अवॉइड दिस नहीं, ऐसा हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बैंकिंग नहीं होती ना रोड्स पे कि भाई एक फिक्स्ड फोर्स ही है, इफ यू गो बियॉन्ड दिस स्पीड, थोड़ा सा भी इधर उधर गए तो बस कहानी खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना। व्हाई? बिकॉज वी हैव फ्रिक्शन एज वेल एज बैंकिंग। जो भी रोड्स होती हैं उसमें फ्रिक्शन भी है प्लस बैंकिंग भी है, एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोग सेफली टर्न लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमने एक केस देखा व्हेन देयर इज ओनली बैंकिंग और दूसरा केस देखा व्हेन देयर इज अ केस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे जब हमारे पास दोनों ही है। तो फ्रिक्शन के लिए क्या आया था, एक रेंज ऑफ वेलोसिटी आई थी फॉर विच वी कैन टेक अ सेफ टर्न, और फ्रिक्शन बैंकिंग के लिए क्या आया था, बैंकिंग के लिए एक फिक्स वैल्यू आई थी। नाउ जब दोनों है तो क्या होगा, सो फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। तो अब हमने क्या किया, रेटेड स्पीड है v इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा। If you increase the speed, then this radius will increase. If you increase the speed, that object will try to move in a bigger circle. If you increase the speed, that object will try to move in a bigger circle. Clear है? But हाँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में the object will slip outward. It will slip radially outward. तो जब वो radially outward slip होने की सिचुएशन रहेगी, friction will start acting toward the center. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायरमेंट कितनी है, mv²r। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ बैंकिंग के केस में n sin थीटा इज द फोर्स। ठीक है, नाउ इफ यू इंक्रीज द स्पीड, ये इस केस में इट इज सेटिस्फैक्टरी, n sin थीटा के साथ वी कैन टेक टर्न विद दिस स्पीड, बट इफ यू इंक्रीज द स्पीड तो फिर क्या होगा, if we increase the speed we need a more centripetal force, a larger centripetal force। तो फिर क्या होगा, n sin थीटा तो लग ही रहा है, वहां पे टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी टू मूव आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन कैसा लगने लगेगा, फ्रिक्शन बोलेगा चलो मेरा काम आ गया, नाउ आई स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सो सेंटर की तरफ अब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, n sin थीटा प्लस सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, दिस इज बैंकिंग एट एन एंगल थीटा, ये है कार, जो कार जैसी बिल्कुल नहीं लग रही बट इट्स ओके। ठीक है, सो दिस इज mg, दिस इज नॉर्मल, एंड ये इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न ले रहा है, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, आई एम सॉरी, आपका जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हम जो सर्कल जो चल रहे हैं, सर्कल तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, भले ही हम ऐसे चल रहे हैं बट हमारा जो सर्कल है दैट इज हॉरिजॉन्टल ओनली। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। बट अब जब फ्रिक्शन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे कार ऐसे है विच इज गोइंग टू टेक टर्न लाइक दिस। सो अब व्हेन द सफिशिएंट सेंट्रीपेटल फोर्स इज नॉट देयर, इट विल स्लिप लाइक दिस, इट विल स्लिप रेडियली आउटवर्ड, स्लिप रेडियली आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, यहाँ पे इसकी टेंडेंसी थी रेडियली आउटवर्ड जाने की, तो फ्रिक्शन लगेगा रेडियली इनवर्ड, एंड फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन
n sin theta was not sufficient for the centripetal acceleration या centripetal force, friction is started acting to fulfill the necessity of centripetal force. जब हमने speed increase किया, it has tendency to move radially outward, friction started acting in radially inward direction, and now we have a sufficient centripetal force for that object to move in the circle of radius r, in the circle of radius r. But now friction has some limit, so we can increase our speed up to some fixed value only, because if you go beyond that, friction can do nothing, normal can do nothing, and you will be gone. तो अब हमें क्या करना है, we'll have to find out that range कि कितना कम कर सकते हैं, कितना ज्यादा कर सकते हैं. तो first we'll talk about the maximum velocity of the safe turn. Maximum velocity for the safe turn. तो यहाँ पे when you are slowly increasing your speed, your tendency to move radially outward या your tendency to slip radially outward is increasing, friction will start increasing in radially inward direction, and it can increase up to a maximum value. F max is equal to mu n. F max is equal to mu n. It can increase up to this value. So when maximum friction is acting, इसका मतलब we are at the verge of maximum velocity. Clear? So यहाँ पे क्या लग रहा होगा, m v max, ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, m v max स्क्वायर बाई r. अब इसके इक्वेशन लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, mg नॉर्मल फ्रिक्शन. ठीक है. अब इसको दो तरीकों से कर सकते हो आप. क्या क्या तरीके, इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट ऑफ 1, 2 एंड 3 विल बी इक्वल टू नेट फोर्स इन दी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, सेंट्रीपेटल फोर्स, नेट सेंट्रीपेटल फोर्स. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम ग्राउंड, आप क्या बोलोगे, दिस फोर्स नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू mv max स्क्वायर बाय r. और इफ यू वांट टू डू व्हाइल सिटिंग इन दिस कार, आप क्या बोलोगे कि भाई आई एम सिटिंग इन द कार, इट मींस कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी. मेरा फ्रेम कार ही है, सो मैंने अपने फ्रेम को क्या कर दिया, जब हम किसी फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि हम रेस्ट में हैं, दैट फ्रेम इज आल्सो एट रेस्ट. सो व्हाट वील डू, वील अप्लाई अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज वी आर इन अ एक्सेलरेटेड फ्रेम. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना. सेंट्रीपेटल फोर्स कैसा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड. तो अब यहाँ पे ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. कैसा लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. नाउ वी नो द एंगल्स, दिस इज थीटा, ये थीटा है ना, दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज थीटा. दिस इज थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, एंड देन अगेन दिस इज थीटा. अब यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल फोर्स की रिक्वायरमेंट है. तो आई कैन डू दिस इक्विलिब्रियम, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम. तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं. वी कैन टेक एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर दिस एंड दिस. इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, दिस एंड दिस, और दूसरा ये दोनों, ये परपेंडिकुलर, या तो ये या फिर ये, कोई भी एक पेयर के लॉन्ग कर सकते हो. तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया n cos थीटा, यहाँ पे आया n sin थीटा, f sin थीटा and f cos थीटा. Now in vertical direction what forces will have, we will have n cos theta is equal to mg plus f sin theta. In horizontal direction n sin theta plus f cos theta is equal to mv square by r. But अब इसमें दिक्कत क्या है, when I write this f max, मुझे नॉर्मल की जरूरत है. टू कैलकुलेट नॉर्मल फ्रॉम हियर थोड़ा सा इट विल बी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा बेकार हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शन ले लेते हैं, दिस एंड दिस. तो क्या आएगा हमारे पास, n, दिस इज n इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में फोर्सेस निकाल लो. अब ये जो फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट हम इन डायरेक्शंस में लेंगे. अब इसको हटा दो, mv square by r. So which two directions we are taking, this and this. तो f तो ऑलरेडी इसी में है, इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है. n is already in this direction,
इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। mg इज इन सम डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा एंड हियर mg sin थीटा। mv square by r is making theta with this, so mv square by r cos थीटा एंड इधर आएगा mv square by r sin थीटा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। mv square by r cos थीटा, mv square by r sin थीटा। तो अब यहाँ से यहाँ पे क्या आया हमारे पास, पहले इस डायरेक्शन में इक्वेट करो एंड देन इस डायरेक्शन में इक्वेट करो। सो n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv square by r sin theta, and in this direction I can write f is equal to f plus mg sin theta is equal to mv square by r cos theta. So I will just take this and that in that direction. So mv square by r cos theta minus mg sin theta, and for maximum velocity we'll have maximum friction acting. So I'll write f max here, v max here, v max here. So f max is nothing but mu into n. So just replace mu and n from first equation. mg cos theta plus mv square by r sin theta is equal to mv square by r cos theta minus mg sin theta. Clear? Now take v square term on one side and other terms on the other side. So here we have mv square by r, या फिर m को हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे सारे। So हमारे पास आ गया v square by r cos theta, this take this in this side, so minus mu v square by r sin theta, इस साइड क्या बचा mu g cos theta, and take this in this direction g sin theta. Now multiply r everywhere, so यहाँ से r हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r. So now we can write v square, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम का केस है, equals to r g mu cos theta minus sin theta divided by cos theta minus mu sin theta, cos theta minus mu sin theta, and take this root on this side. So we have maximum velocity equals to this. So if we have radius of the curvature of turn is equal to r, coefficient of friction between tires and the surface of the road is mu, and angle of banking is theta, then maximum speed with which we can take a safe turn without any danger or anything will be this. ठीक है, अब हम बात करते हैं मिनिमम स्पीड की। सो जैसे ही आप मिनिमम स्पीड की बात करोगे, सो वी हैड दिस एज रेटेड स्पीड। इफ यू डिक्रीज दिस स्पीड, अगर आपने डिक्रीज किया स्पीड को, तो क्या होगा, फोर्स तो उतना ही लग रहा है ना। जब n sin थीटा वाला केस है तो फोर्स तो उतना ही लग रहा है, तो वो क्या करेगा, एक सडन चेंज इन डायरेक्शन करेगा। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इफ यू हैव अ कार विच इज मूविंग विथ लार्जर स्पीड, तो उसको टर्न करना, एंड सेम कार मूविंग विथ स्मॉलर स्पीड, उसको टर्न करना, तो बड़े स्पीड वाले को टर्न करना विल बी डिफिकल्ट। अगर आप सेम ही पाथ में टर्न कराना चाह रहे हो, तो बड़े वाले स्पीड को टर्न करना विल बी डिफिकल्ट। सो हियर वी हैव अ कांस्टेंट फोर्स। सो इफ वी डिक्रीज द स्पीड, तो क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, इफ दिस इक्वेशन इज वैलिड, व्हिच विल बी वैलिड कब, जब आप सर्कुलर टर्न ले रहे हो तभी ये इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि हमने इक्वेशन जब डिराइव किया हमने सर्कुलर मोशन वाला केस लिया ना। सो इफ दिस इक्वेशन इज वैलिड, टू कीप दिस इक्वेशन वैलिड, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। इट मींस इफ यू हैव अ स्मॉलर स्पीड, तो आप एक छोटे रेडियस के सर्कल में टर्न लेने लगोगे। इट मींस यू विल स्लिप इनवर्ड, है ना। तो यहाँ पे आपको जाना था इस रोड पे, बट सडनली यू विल गो लाइक दिस, अगर आपकी स्पीड कम है तो। और ये आपने एक्सपीरियंस ही किया होगा कि हम अगर कम स्पीड से जा रहे हैं तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आवर व्हीकल विल ट्राई टू स्लिप। इफ यू आर गोइंग विथ हाई स्पीड, इट विल स्लिप आउटसाइड। ठीक, तो उस केस में क्या है, व्हेन यू स्टार्टेड स्लिपिंग इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन,
फ्रिक्शन क्या बोलेगा, अच्छा लगता है जो एन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा ही हो गई इस व्हीकल के लिए, तो एक काम करते हैं एन साइन थीटा की वैल्यू को कम करते हैं। तो एन साइन थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एन साइन थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, चलो हम इधर एक्ट करते हैं और हमारा एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा विच विल कैंसिल या फिर विच विल डिक्रीज दिस कंपोनेंट। क्या हो रहा है, पहले एन साइन थीटा वाज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, when force was required more for the circular turn, friction started acting in this direction, it gave a component to the vehicle in this direction so that the centripetal force now is sufficient for the circular turn. but अब इसमें क्या है भाई, velocity already कम है, velocity is less, force उतना ही है, तो force तो उतना ही strong लग रहा है, उसने उसको झटके से छोटे सर्कल में घुमा दिया, तो फ्रिक्शन ने क्या कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, रोड से बाहर स्लिप हो जाएंगे, तो इट स्टार्टेड एक्टिंग इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, ये कहां लगने लगा, आप रोड पे यू आर स्लिपिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इधर स्लिप हो रहे हो, पहले आप इधर स्लिप हो रहे थे, सो फोर्स इधर लगने लगा, नाउ यू आर स्लिपिंग लाइक दिस, तो फोर्स कैसा लगेगा, आउटवर्ड, तो ये पैरेलल टू द सरफेस, फ्रिक्शन स्टार्टेड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच विल प्रोवाइड अ फोर्स ऑपोजिट टू द n sin थीटा फोर्स and the centripetal force towards the center will decrease, centripetal force towards the center will decrease, and actual में हमें कम centripetal force की जरूरत है ना, हमें ज्यादा centripetal force की जरूरत नहीं है, why, because our speed is less, तो हमें कम centripetal force की ही जरूरत है, if we want to remain in the same radius, अगर हम same radius में रहना चाहते हैं, if this has decreased, centripetal force should decrease, if we want to remain in the same radius, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, दिस शुड इंक्रीज, जो कि हमने पिछला केस देखा, बट नाउ स्पीड इज लेस, सो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज लेस, ऑलरेडी एन साइन थीटा इज एक्टिंग, सो हमें क्या करना है, अब सेंट्रीपेटल फोर्स को डिक्रीज करना है, तो फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, इधर लगने लगेगा, तो बस सारे इक्वेशंस फिर से लगाने हैं, जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, सो अगेन हमारे पास एफ मैक्स क्या होगा, पहले एफ मैक्स फ्रिक्शन इधर लग रहा था, so it could increase up to a value is equal to mu n, अब यहाँ पे भी it can increase up to a value mu n, so if you decrease the speed, थोड़ा decrease करोगे friction will manage, थोड़ा और decrease करोगे friction will manage, और decrease करोगे friction will manage, but friction cannot increase beyond the value ना, so then it will not be able to decrease the effect of this n sin theta, तब फिर कुछ नहीं कर सकते, आप कचरे में गिर जाओगे, तो वो हमें नहीं करना है, so what we'll do, we'll see कि up to a what minimum speed we can decrease our speed, क्योंकि उसके आगे अगर आप डिक्रीज करोगे फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू डिक्रीज द n sin थीटा एंड काम खत्म, अगर खाई रही इस साइड पे तो हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें मिनिमम स्पीड देखनी है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम स्पीड की, कि मिनिमम सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो सकता है, मिनिमम सेंट्रीपेटल फोर्स जितना हो सकता है उतना ही हमारी मिनिमम स्पीड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, तो सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज कैसे हो रहा है, n sin थीटा इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का कुछ कंपोनेंट इधर आ रहा है विच इज डिक्रीजिंग द सेंट्रीपेटल फोर्स, लेकिन इट कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स अप टू अ मिनिमम वैल्यू ओनली, तो हम वो करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे कि इस वेलोसिटी तक अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी एबल टू डिक्रीज एंड वी विल बी एबल टू टेक अ टर्न, अब फ्रिक्शन इधर लगने लगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना, अगेन वी आर मूविंग इन अ सर्कल विथ स्पीड v, ये आ गया आपका f, ठीक है, अगेन दिस इज सेम, mv स्क्वायर बाई r इज सेम, नाउ यहाँ पे v जो है वो v मिनिमम है, बस बाकी सब कुछ सेम है, तो हमें बस फिर से वही चीज लगानी है, यहाँ पे क्या था प्लस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, और यहाँ पे था mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mv स्क्वायर बाई r sin थीटा, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, n is already there in this direction, f is already there in this direction, so no need to take components, so when f max, ये तो सेम ही रहेगा, f max is acting but in opposite direction now, so this will be the case of minimum velocity, क्या हो रहा है, हमने वेलोसिटी मिनिमम डिक्रीज करते गए, f started increasing in this direction which was eventually decreasing the radial acceleration, which was eventually decreasing the radial force, but ये increase होगा, radial force will increase, it means we can decrease our speed, this will increase
radial force will decrease. This will increase, radial force will decrease and we can decrease the speed but up to a minimum value because ये भी एक maximum value तक कम हो सकता है, बढ़ सकता है और ये भी एक मिनिमम वैल्यू तक कम हो सकता है. इट मीन्स ये भी एक मिनिमम वैल्यू तक कम हो सकता है. बियॉन्ड दैट कोई कुछ नहीं कर सकता. सो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा. f max इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आया f max प्लस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना, f प्लस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा. तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा. What was the equation? F max plus mv square by r cos theta is equal to mg sin theta. I have taken this in this direction and this is equal to mu n. यहाँ से क्या आया हमारे पास, हाँ हमने f max की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू पुट की, म्यू इंटू mg cos theta plus mv square by r sin theta. करेक्ट है. यहाँ पे आ गया this is plus and this is minus mg sin theta माइनस mv स्क्वायर बाई r cos थीटा. m कैंसिल्ड. अब हमें क्या करना है, v स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड, तो v स्क्वायर वाले टर्म्स एक साइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस v स्क्वायर cos थीटा, ये है माइनस v स्क्वायर cos थीटा और यहाँ से आ गया v स्क्वायर sin थीटा माइनस v स्क्वायर sin थीटा माइनस v स्क्वायर cos थीटा और इसको इधर लेके आए तो माइनस v स्क्वायर sin थीटा और नीचे यहाँ पे r है, यहाँ पे r है जिसको हम वहां पे इस साइड लेके जा रहे हैं. क्लियर है इतना. और यहाँ पे क्या बच गया, म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा एंड ये इधर आएगा तो क्या बचेगा, जी माइनस जी साइन थीटा, म्यू जी कॉस थीटा एंड ये इधर आएगा तो माइनस जी साइन थीटा एंड ये आर इधर आएगा तो दिस इज सेम. अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड तो ये बन जाएगा प्लस एंड ये बन जाएगा माइनस एंड दिस इज आर. तो हमारे पास, इसको पूरा आप अलग से लिखोगे, आप इस तरीके से नहीं करना. तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू g, आर जी बाहर निकाल लेते हैं, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. This is the value of minimum velocity which can be used for the safe turn. अगर हमारे पास mu is the coefficient of friction, theta is the banking angle and r is the radius of the curvature of the circular turn on the road. So this is the minimum velocity. अब अगर यहाँ पे आप mu को 0 पुट करो, तो क्या होगा, this is 0, क्या आया, v min is equal to root rg tan theta. तो जब आपके पास फ्रिक्शन 0 होता है तब तो आपके पास एक ही वैल्यू होती है. तो यहाँ पे अगर म्यू को 0 करो तो आएगा रूट आरजे टेन थीटा. अगर पिछला जो इक्वेशन था वी मैक्स वाला उसमें भी आप म्यू को 0 पुट करो, यू विल गेट रूट आरजे टेन थीटा बिकॉज व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन देयर इज नो रेंज. वहां पे सिर्फ क्या होता है, देयर इज अ सिंगल वैल्यू विथ विच वी कैन टेक दी टर्न सेफली. तो दीज आर दी टू केसेस. ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट हम लोग एक दो क्वेश्चन पे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो बाकी इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हम लोग की स्पीड इतनी है तो कितना फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है, तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं. आप इमीडिएटली ड्रॉ द डायग्राम, तुरंत डायग्राम ड्रॉ करो और डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शंस में देख लो पहले किधर फ्रिक्शन लगेगा. अगर आपकी स्पीड रेटेड स्पीड से ज्यादा है, मतलब इस स्पीड से ज्यादा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. If your speed is less than the rated speed, friction will act in this direction. तो आप बस forces लगाओ, है ना, F, mg, mv square by r, this is pseudo force. ये forces लगाओ and then balance it. आप बिल्कुल कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. So write the question. A curve has a radius of 30 meter and a banking angle 37 degree. A curve has a radius of 30 meter and a banking angle of 37 degree. What is the ideal slash rated slash critical speed? ठीक है, ideal बोल लो या rated बोल लो या critical speed बोल लो. That is, ब्रैकेट में लिख लेंगे, speed at which no friction is required for the safe turn.
ब्रैकेट में लिखेंगे द स्पीड एट विच नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ टर्न, ठीक है। अ कर्व हैज अ रेडियस ऑफ 30 मीटर एंड अ बैंकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री, देन फाइंड आउट द, बेसिकली क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द आइडियल स्पीड या फिर रेटेड स्पीड। तो क्या करना होता है हमें रेटेड स्पीड निकालने के लिए, आपको क्या गिवन है थीटा आर, तो बस v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट आर जी टेन थीटा, रूट आर जी टेन थीटा, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंकिंग एंगल इज गिवन, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज गिवन, देन रेटेड स्पीड विल बी रूट आर जी टेन थीटा। इसी के बाद सेकेंड पार्ट लिखेंगे इसमें, फाइंड वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, टेक m is equal to 100 kg, find value and direction of friction, m is equal to 100 kg. For the speeds, first 9 meter per second, first is 9 meter per second, second is 18 meter per second. For these two cases we have to find out the magnitude of friction and डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला जो केस है उसमें हमें रेटेड स्पीड पूछा है, तो क्या आएगा रूट आर जी टेन थीटा, 30 10 टेन थीटा इज 3/4, टेन थीटा इज 3/4, तो क्या आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू 10 3 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड। रेटेड स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ टू केसेस, first is 9 meter per second, second is 18 meter per second. So this is the speed less than the rated speed. तो यहाँ पे क्या होगा, friction will be acting radially outward, friction will be acting outward and in this case it will be inward. Clear है? तो first वाले केस में it will be outward, second वाले केस में it will be inward, ठीक है। अब हमें find out करना है magnitude, तो बिल्कुल कर सकते हैं, mg normal at an angle theta which is 37 degree. इस केस में फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, तो अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज बैंकिंग एंगल थीटा, ये थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। सो नॉर्मल फ्रिक्शन एंड mg, और यहां पे लगेगा इस पे mv स्क्वायर बाई आर। तो हम लोग को मास गिवन है, v कितना गिवन है इस केस में 9, तो यहां पे आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, इस पे कंपोनेंट ले लो, फ्रिक्शन प्लस mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा एंड यहां पे आ गया mg sin थीटा। जस्ट सी व्हाट ऑल फोर्सेस आर देयर इन दिस डायरेक्शन, तो n का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, फ्रिक्शन इज ऑलरेडी देयर इन दिस डायरेक्शन, mv स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट आएगा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट f plus mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। सो f इज इक्वल टू m is 100 into 10 into sin theta is 3/5 minus 100 into 81 divided by r is 30 into cos theta is 4/5। यहां से आपके पास आ जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू इन दिस केस। सेकेंड वाले में क्या होगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा माइनस mg sin थीटा, एंड फ्रिक्शन की वैल्यू विल बी 100 into 18 into 18 divided by r is 30 into cos theta is 4/5 minus 100 into 10 into 3/5। सो यहां से वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, एंड कैसा लगेगा ये, इट विल बी लाइक दिस, इस केस में इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है चीज, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, a turn of radius 100 meter, a turn of radius 100 meter is being designed for a speed of 25 meter per second. A turn of radius 100 meter
is being designed for a speed of 25 meter per second. At what angle should the turn be banked? At what angle should the turn be banked? तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको r गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आएगा हमारे पास एंगल tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यही आया था tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर इज 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 0.625, tan थीटा इज इक्वल टू 0.625। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपके पास सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसको हमें फील करने में या हम लोग को इसको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू विल हैव एफ नेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर इफ यू आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रेम में बैठ जाओ एंड देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल हैव एफ नेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सी व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड जस्ट पुट इट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जब आपके पास बैंकिंग वाला केस है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया व्हाट शुड बी द बैंकिंग एंगल, कभी कभी पूछेगा कि व्हाट इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज दिस मच, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द आउटर एज, यही होता है। इनर एज को हमने क्या किया, इनर एज पहले लेवल रोड ऐसे थी, हमने आउटर एज को कुछ हाइट से, एज हाइट से हमने उसको उठा दिया, सो दिस विल बी द बैंकिंग एंगल, दिस विल बी द बैंकिंग एंगल, ऐसे मान लो, ठीक है, दिस विल बी द बैंकिंग एंगल। अगर आपको यहाँ पे विड्थ गिवन है b, तो क्या हाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, वी नो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो इसमें से हमें ये सारी चीजें गिवन होंगी, आपको जब tan थीटा मिल गया, इट मींस इफ यू हैव b यू हैव h, इफ यू हैव h यू हैव b, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम, जो कि बहुत सिंपल है। इस जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको छोड़ करके कुछ नहीं है। ये हो सकता है आपसे पूछेगा व्हाट इज, आपको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये गिवन होगा, विच वी हैव डन इन काइनेमेटिक्स, बहुत सारा कर चुके हैं, ग्राफ्स हम कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में। बस हमने क्या किया, व्हेन वी केम इन सर्कुलर मोशन वी हैव जस्ट डिवाइडेड ऑल लीनियर वेरिएबल्स बाय अ रेडियस, सिर्फ हम रेडियस से डिवाइड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द एंगुलर वेरिएबल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम वी स्क्वायर बाई आर वाले कंसेप्ट से हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट था। इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो हम यहाँ पे वर्टिकल सर्कल वाला जो मोशन पढ़ेंगे, जो कि ऐसा है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या था, इट वाज लाइक दिस। तो अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वो हमारा होगा एग्जाम्पल ऑफ दी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम लोग अपना ये लेक्चर या फिर ये जो टॉपिक है वो अपने नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो अच्छे से पढ़ते रहें, खूब मेहनत करें। थैंक यू।